सुमित्रा का क्रोध और अपमानजनक शब्द। सुमित्रा कपूर आज बहुत प्रसन्न थीं, लेकिन नंदिनी राजपूत को फिर से देखकर उनका बेहद बारीकी से किया गया श्रृंगारित चेहरा तुरंत क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने घृणा से जीभ से आवाज निकालते हुए कहा, नंदिनी राजपूत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विराज का विवाह हो रहा है और तुम अभी भी यहाँ अड़चनें पैदा करने आ गई। तुम सच में बेहद निर्लज हो। जब वह विद्यालय में था तब इस स्त्री ने उनके बेटे को पूरी तरह से अपने मोहपाश में बांध लिया था। यह मत सोचो कि उन्हें कुछ पता नहीं है, ये स्त्री केवल कपूर परिवार के धन और सत्ता के पीछे पड़ी है। ऐसी अपमानजनक भाषा सुनकर नंदिनी राजपूत की भृकुटी तन गई। उनके हाव भाव और आयु को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह विराज की माता हैं। आखिरकार कपूर परिवार एक बहुत ही धनवान और प्रभावशाली परिवार था। ये सच में चौंकाने वाला था कि घर की मालकिन जैसी दिखने वाली इस स्त्री के बोलने के तरीके में जरा भी शिष्टाचार नहीं था। नंदिनी राजपूत का इस प्रकार की स्त्री पर कोई ध्यान देने का विचार नहीं था। काकी जी, नंदिनी यहाँ केवल विवाह समारोह में भाग लेने आई है, इसलिए कृपया इतनी कटु बातें न कहें, जूही ने समझदारी दिखाते हुए कहा, क्योंकि अब उससे ये सब और सहा नहीं जा रहा था। बचकानी सोच और जूही की विडंबना। जूही, इस स्त्री के बहकावे में मत आना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह यहाँ केवल अपने पूर्व प्रेमी के विवाह में शामिल होने आई है? इस प्रकार की स्त्रियां बहुत कपटी होती हैं। हो सकता है कि यह इस विवाह को नष्ट करने और सहानुभूति बटोरने की योजना बना रही हो, ताकि मेरे बेटे का दिल पिघल जाए और वह इसके पास वापस लौट आए। सुमित्रा कपूर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नंदिनी राजपूत के मन में उनके बेटे के लिए कोई भावना नहीं बची है। उनका बेटा इतना उत्कृष्ट था, पूरे मुंबई की सबसे शीर्ष हस्तियों में से एक। उनके बेटे के अनुसार ये स्त्री चरित्रहीन प्रतीत होती है, जो अपनी सुंदरता का उपयोग करके विवाहित और उम्रदराज पुरुषों को लुभाती है। सौभाग्य से उन्होंने उस समय अपने बेटे को इस स्त्री से मिलने से रोक दिया था। जूही के चेहरे के भाव अचानक कुछ अजीब हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुमित्रा कपूर की सोच इतनी बचकानी हो सकती है। नंदिनी राजपूत के वर्तमान रुतबे को देखते हुए विराज कपूर शायद उसके सिर का एक बाल भी नहीं छू सकता था। अब जबकि उसके पास इतना शानदार और असाधारण जीवन साथी है और इतना ऊंचा रुतबा है, तो नंदिनी राजपूत भला अपने इस पूर्व प्रेमी में कोई दिलचस्पी क्यों लेगी? वह वास्तव में सुमित्रा कपूर को नंदिनी राजपूत के विवाह के बारे में शालीनता से याद दिलाना चाहती थी, लेकिन अभी इस विषय को छेड़ना अनुचित लग रहा था और उसने थोड़ी झिझक के साथ नंदिनी राजपूत की ओर देखा। विराज का भ्रम और ईर्ष्या की आग। विराज कपूर जानबूझकर मौन रहा, लेकिन मन ही मन उसने अपनी माता के विचार का मूक समर्थन किया। नंदिनी राजपूत आज वास्तव में उस लड़की से बिल्कुल भिन्न लग रही थी जिसे उसने पहले देखा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि परिधान मनुष्य के व्यक्तित्व को संवारते हैं, लेकिन नंदिनी राजपूत ने जो महंगा और उत्कृष्ट परिधान पहना हुआ था, उसने वास्तव में उसकी शालीन और परिष्कृत आभा को निखार दिया था। उसने जो सुंदर कंगन और आभूषण पहने थे, वे एक हल्की सी चमक बिखेर रहे थे, जिससे वह अत्यंत सौम्य, कुलीन और मर्यादित लग रही थी। क्या वह इतने ध्यान से उसी के लिए सज धज कर नहीं आई है? उसने ये स्वीकार किया कि आज उसने उसे सच में चकित कर दिया था। वास्तव में विराज सच में बहुत आत्ममुग्ध था। सच्चाई तो ये थी कि जब से नंदिनी का विवाह चौहान परिवार में हुआ था, वह हर समारोह या कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत ही बारीकी से और सलीके से तैयार होती थी। श्रुति दुल्हन से बातें कर रही थी और उसकी चापलूसी कर रही थी। तभी वह बाहर आए और उसने नंदिनी राजपूत को इतने बेहतरीन परिधान में सजे धजे देखा। उसके भीतर ईर्ष्या की एक भयंकर लहर दौड़ गई। कक्षा के उस पुनर्मिलन समारोह के बाद ही उसे पता चला था कि नंदिनी राजपूत वास्तव में श्रीमती चौहान बन चुकी है। वह रणवीर चौहान एक ऐसा व्यक्ति था जिसके आसपास फटकने का वह अपने सबसे हसीन सपनों में भी विचार नहीं कर सकती थी। बिल्कुल आकाश में चमकते चांद की तरह, जो पहुंच से बहुत दूर होता है। तीखे वार और पलटवार। अरे, क्या ये नंदिनी राजपूत नहीं है? तुम्हारी यहाँ दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई? श्रुति अभी भी क्रोधित थी क्योंकि पिछली बार कक्षा के उस पुनर्मिलन समारोह में उसे अपमानित होना पड़ा था। उसे देखते ही वह गुस्से से फट पड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने का मैं साहस न कर सकूं। नंदिनी राजपूत के चेहरे के भाव पूरी तरह से शांत रहे। उसने तिरछी नजरों से उसे देखा। लेकिन तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुम बचाव के लिए पहले से ही मुझ पर प्रहार कर रही हो? श्रुति का अहंकार और निराधार आरोप। नंदिनी राजपूत, तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ मेरा अपमान करने का? श्रुति अभी भी नंदिनी की पहले वाली खामोशी की अभ्यस्त थी। क्या विवाह करने मात्र से कोई नीच इंसान अचानक कुलीन और महान बन जाता है? तो क्या हुआ अगर नंदिनी अब श्रीमती चौहान बन चुकी है? वह अपने पूर्व प्रेमी के विवाह में इसलिए आई है क्योंकि वह उसे अभी तक भूल नहीं पाई है। यदि श्रीमान चौहान को ये बात पता चल गई तो वे उससे घृणा करने लगेंगे और उसे घर से निकाल देंगे। यही सब सोचकर श्रुति का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। नंदिनी राजपूत, दूसरों का घर तोड़ने वाली औरत, क्या तुम आज यहाँ केवल विराज और लतिका को अलग करने नहीं आए हो? मेरे सामने अपना यह नखरा और गुरूर मत दिखाओ।
मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि तुम्हारे मन में कौन से गंदे विचार चल रहे हैं। श्रुति बिल्कुल सत्य कह रही है, मैंने ऐसी बहुत सी स्त्रियां देखी हैं। ये लोग केवल विराज के धन और सत्ता के पीछे पड़ी हैं। क्या इनका चेहरा किसी चालाक लोमड़ी जैसा नहीं होता? ये लोग केवल उन धनी और वृद्ध पुरुषों को अपने मोहपाश में फंसाती हैं और आसानी से धन प्राप्त कर लेती हैं, है ना? यदि तुमने मेरे बेटे को लुभाने और इस विवाह को नष्ट करने का प्रयास किया, तो मैं, सुमित्रा कपूर, सबसे पहले इसका विरोध करूंगी। ये देखकर कि कोई उसकी बातों का समर्थन कर रहा है, सुमित्रा कपूर और भी अधिक उत्साहित हो गई और नंदिनी का उपहास उड़ाने के लिए अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। जूही निःशब्द रह गई। उसने सतर्कता से नंदिनी की ओर देखा और कहा, नंदिनी, हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। नंदिनी का पलटवार और अडिग आत्मविश्वास। कहाँ जाना है? नंदिनी ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, क्या तुम लोग मुझ पर इस विवाह को नष्ट करने का दोष नहीं मढ़ रहे थे? क्षमा करना, मैं सदैव से ही एक ऐसी व्यक्ति रही हूं जो व्यावहारिकता को महत्व देती है। चूंकि मुझ पर पहले ही लांछन लगाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ किए बिना ही यहाँ से चले जाना व्यर्थ नहीं होगा? उसके मुख पर लज्जा का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में दिखने वाला अभिमान इतना आत्मसंतुष्ट था कि देखने वाले लोग पल भर में ही खुद को उसके समक्ष तुच्छ और विवश महसूस करने लगे। जूही, श्रीमती चौहान, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? ये देखकर कि नंदिनी उतनी लज्जित नहीं हुई जितनी उसने अपेक्षा की थी, सुमित्रा कपूर का चेहरा और भी अधिक तमतमा गया और वह अत्यधिक क्रोधित हो उठी। उसे याद आया कि कैसे अतीत में नंदिनी लज्जा और अपमान से भर जाती थी, और तब उसे केवल द्वार पर खड़े होकर रोना ही आता था। जब परिस्थितियां उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुईं, तो सुमित्रा कपूर ने और भी अधिक भयंकर गालियां और श्राप देना आरंभ कर दिया। नववधू का प्रवेश और कपटपूर्ण षड्यंत्र। लतिका, जो आज की नववधू थी, द्वार पर हो रहे इस कोलाहल को सुनकर ही बाहर आए। उसके साथ बहुत से लोग थे। उसने अपनी भरीकुटी सिकुड़ी और पूछा, ये सारा शोरगुल किस बात का है? श्रुति को लगा कि स्थिति अभी उतनी गंभीर नहीं हुई है, इसलिए उसने नंदिनी को घूर कर देखा और उपद्रव मचाने के लिए नववधू के पास चली गई। लतिका, ये वही स्त्री है जिसका नाम नंदिनी राजपूत है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। यह अत्यंत निर्लज है, जो विवाह समारोह में भी पुरुषों को लुभाने का प्रयास कर रही है। लतिका के विवाह में उसकी कई सहेलियां और घनिष्ठ सखियां भी आई थीं, जो सभी संपन्न और समृद्ध परिवारों से संबंध रखती थीं। श्रुति की यह बात सुनकर उन सभी को वास्तव में यही लगा कि कोई दूसरी औरत या रखेल यहाँ अड़चनें पैदा करने आई है। अब नंदिनी की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से तिरस्कार और घृणा से भरा हुआ था। विराज की नववधू होने के नाते लतिका स्वाभाविक रूप से अपने पति के इस पूर्व प्रेम प्रसंग के बारे में जानती थी। वास्तव में वह लतिका ही थी जिसने सुमित्रा कपूर को उकसाया था कि वह विद्यालय जाकर हंगामा करे और नंदिनी राजपूत का मौखिक रूप से अपमान करे, और यह सब केवल उस पुरुष को प्राप्त करने का एक प्रयास था। नंदिनी अपनी स्वयं की हैसियत का भी विचार नहीं करती। उसे कुचलना उतना ही सरल है जितना कि किसी चींटी को पैरों तले रौंदना। नीच लोगों को वैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसके वे योग्य हैं। भला वह किसी धनवान परिवार में विवाह करके अपने भाग्य को क्यों परिवर्तित करना चाहेगी? यही सब विचार करते हुए लतिका अपने विवाह के जोड़े के निचले हिस्से को खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। झूठी सहानुभूति और नंदिनी की चेतावनी। तुम अवश्य ही नंदिनी होगी। मैं विराज की पत्नी हूँ। हमारे विवाह समारोह में तुम्हारा स्वागत है। मैं जानती हूँ कि तुम अतीत में विराज को बहुत पसंद करती थी। वह वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ और एक ऐसा उत्तम पुरुष है जिसे कोई भी अपना जीवन सौंप सकती है। परंतु जो बीत गया वह अतीत है। हम आशा करते हैं कि तुम आगे देखोगी और इतनी हठी नहीं बनोगी। आखिरकार किसी की रखेल या दूसरी औरत बनने पर समाज द्वारा केवल तिरस्कार और उपहास ही प्राप्त होता है। लतिका के इन मीठे परंतु विषैले शब्दों को सुनकर नंदिनी के मुख पर एक शांत और ठंडी मुस्कान आ गई। ग्रेटर दैन श्रीमती कपूर, प्रतीत होता है कि आप लोगों ने ही स्वयं मुझे ये निमंत्रण पत्र भेजा था। अब जब मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपके द्वार पर आ गई हूं, तो आप सभी लोग यहां आकर शब्दों से मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप लोगों के विरुद्ध कोई द्वेष नहीं रखूंगी, परंतु अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें। ग्रेटर दैन निमंत्रण पत्र और क्रोध की ज्वाला। नंदिनी राजपूत ने अपने हाथ में पकड़ा निमंत्रण पत्र हवा में लहराया और उसे देखते ही लतिका का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। नंदिनी के शब्द स्पष्ट रूप से लतिका का खुला अपमान थे। नंदिनी, अपनी मर्यादा मत लांघो। विराज कपूर, जो अब तक मौन खड़ा था, अपनी नई नवेली पत्नी के अपमानित चेहरे को देखकर अंततः उसके बचाव में आगे आया। विराज, तुमने ही मुझे अपने विवाह का निमंत्रण दिया। तुम्हारी पत्नी और माता ने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर चिल्लाना और मुझे अपमानित करना आरंभ कर दिया। तो अपनी मर्यादा किसने लांघी, बताओ? नंदिनी के लाल होठों पर उभरी वह ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान विराज की आंखों में चुभ गई। हाँ, उन्होंने मर्यादा लांघी थी, लेकिन क्या नंदिनी उसके लिए इतना भी सहन नहीं कर सकती थी? विराज का अहंकार और घृणित सोच।
मेरी माँ तुमसे बड़ी हैं, यदि उन्होंने तुम्हें उपदेश के 2 शब्द कह दिए तो क्या अनुचित किया? चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए, है ना? अब मेरा विवाह हो चुका है, मुझे भूल जाओ, हमारे बीच भविष्य की कोई संभावना नहीं है। अब मुझसे चिपके रहने का प्रयास मत करो, तुम स्वयं भी पवित्र नहीं हो, तो मेरे पास वापस आने का दुस्साहस कैसे कर सकती हो? बोलते बोलते विराज ने अनजाने में नंदिनी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन यह विचार आते ही कि वह किसी वृद्ध और धनवान पुरुष की रखेल है, उसे घृणा हुई और उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। यदि उसने बाहर जाकर वे घृणित और नीच कार्य न किए होते, तो शायद वह अभी भी उसे अपनी परस्त्री बनाकर रख लेता और अपना थोड़ा प्रेम उसे भी दे देता। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि अतीत में वह इतने भयानक व्यक्ति पर कैसे मुग्ध हो सकती थी। भले ही इस नीच इंसान का चेहरा आकर्षक था, लेकिन उसका चरित्र इतना घटिया था कि वह अपने आप में ही भस्म हो जाए। लतिका की सखियां, जो सत्य से अनभिज्ञ थीं, नंदिनी की ओर उंगली उठाते हुए कहने लगीं, ये स्त्री कितनी निर्लज है। देखने में ही किसी की रखेल प्रतीत होती है। न जाने इसने पहले कितने घर तोड़े होंगे। इसका चेहरा ही किसी चालाक लोमड़ी जैसा है। नंदिनी का तीखा प्रहार और छिपे हुए रहस्य। रखेल। नंदिनी को ये शब्द अत्यंत हास्यास्पद लगा। उसने लतिका और सुमित्रा कपूर की ओर एक गहरे और अर्थपूर्ण दृष्टिकोण से देखा। यदि रखेल की बात करें तो यहाँ उपस्थित कुछ लोग तो रखेलों के जन्मदाता माने जा सकते हैं। जब सुमित्रा कपूर ने नंदिनी की उन भेदने वाली नज़रों को देखा तो उसका हृदय कांप उठा और धड़कनें तेज हो गईं। नंदिनी की उन नज़रों का क्या अर्थ था? और तुम, विराज कपूर? नंदिनी ने विराज को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा, उसकी आंखें बर्फ के समान ठंडी और चुभने वाली थीं। तुम्हारे भीतर यह अहंकार कहाँ से आया कि तुम कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु हो जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है? अपनी माता से पूछो, क्या तुम लोगों को अपनी वास्तविक हैसियत का तनिक भी ज्ञान नहीं है? क्या मैं अपवित्र हूँ? मैं चाहे कितनी भी अपवित्र क्यों न हूँ, मैं तुम्हारे और आयशा राजपूत के उन घृणित कृत्यों से कहीं अधिक पवित्र हूँ। ये सुनते ही सुमित्रा कपूर को लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर प्रहार कर दिया हो। ये दुष्ट स्त्री स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि वह जानती है कि मैं स्वयं एक रखेल थी जिसने षड्यंत्र रचकर यह स्थान प्राप्त किया है। बंदी बनाने का आदेश और रक्षकों का घेरा। सुरक्षाकर्मियों, इस स्त्री को घसीटते हुए यहाँ से बाहर निकालो। इसने जानबूझकर मेरे बेटे के विवाह समारोह में विघ्न डाला है, और हो सकता है कि इसने पहले ही कोई अनुचित समझौता कर रखा हो। इसे आरक्षी केंद्र थाने ले जाओ और 10-15 दिनों के लिए बंदी बना दो। नंदिनी द्वारा स्वयं की आलोचना सुनकर विराज का चेहरा भी क्रोध से पीला पड़ गया। मैं मनोरंजन संस्था का नया अध्यक्ष हूँ। मेरा आदेश है कि जो भी मेरे विवाह समारोह में बाधा डाले, उसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। जहाँ तक किसी अनुचित समझौते का प्रश्न है, इसका निर्णय न्याय व्यवस्था को करने दो। विराज का आदेश सुनकर मुख्य द्वार पर खड़े सुरक्षाकर्मी ने अपने बेतार संचार यंत्र से और अधिक लोगों को बुला लिया और नंदिनी की ओर बढ़ने लगा। यह कोलाहल देखकर जूही समझ गई कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। उसने चिंतित स्वर में कहा, वहीं रुक जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि यह कौन है? तुम लोगों का दुस्साहस कैसे हुआ इन पर हाथ उठाने का? मुख्य प्रबंधक की फटकार और एक रौबदार प्रवेश। तभी ऊपर की मंजिल से एक भारी कोलाहल सुनाई दिया। एक पुरुष, जो उस भव्य समारोह स्थल का मुख्य प्रबंधक प्रतीत हो रहा था, तेजी से चलते हुए आया और उसने कठोर स्वर में फटकार लगाए। ग्रेटर दैन, रुक जाओ तुम सब। क्या तुम सभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू जी पर हाथ उठाने की? ग्रेटर दैन। ये सुनते ही सभी ने अनजाने में ही उस प्रबंधक के लिए मार्ग छोड़ दिया और उसके पीछे से आती तीव्र रोशनी के बीच एक लंबी और अत्यंत रौबदार परछाई धीरे धीरे दृश्य में उभरने लगी। दोनों ओर खड़े लोग अचानक से भयानक मौन में डूब गए। नववधू की सखियों के हाथों में पकड़े हुए पुष्प छिटक कर जमीन पर जा गिरे। विवाह स्थल पर अफरा तफरी। जैसे ही नंदिनी राजपूत और रणवीर चौहान वहां से निकलने वाले थे, उन्होंने अपने पीछे किसी को घबराहट में चिल्लाते हुए सुना, अरे नहीं, कपूर साहब, मालकिन शायद बेहोश हो गई हैं। सुमित्रा कपूर के बेहोश होने पर विराज और विनोद कपूर घबरा गए और दूरभाष पर संपर्क करते हुए उसे सहारा देने के लिए दौड़े। विवाह स्थल पर भारी अफरा तफरी मच गई। लतिका की माता की घृणा से भरी दृष्टि सुमित्रा कपूर पर पड़ी, ये सोचते हुए कि इस स्त्री के दिखावा करने की क्षमता अव्वल दर्जे की है। उसने इस तरह के झूठे रोने धोने के नाटक अनगिनत बार देखे थे, और केवल घृणित नीच पुरुष ही इसके झांसे में आ सकते थे। आज के संदर्भ में इस तरह की स्त्री को किसी स्मारक तोरण से नहीं, बल्कि एक कलंक के प्रतीक से सम्मानित किया जाना चाहिए। यह एक रद्दी के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। लतिका की माता की तो बात ही छोड़िए, स्वयं लतिका का चेहरा भी घृणा से सिकुड़ गया। कितनी बड़ी शर्मिंदगी। उसने उदासी से उस आलीशान इमारत की उत्कृष्ट सजावट को देखा, जिससे वह पूरी तरह से निराश और खोई हुई महसूस कर रही थी। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि रणवीर चौहान कुछ समय पहले ही वहां से जा चुके थे। प्रेम की जो भावनाएं अभी पनपना शुरू ही हुई थीं, वे पूरी तरह से बुझ गईं, जिससे वह अत्यंत निराश रह गई।
खामोशी और अनकहे जज्बात। हवा थोड़ी सर्द थी। नंदिनी राजपूत उसका हाथ पकड़े बाहर आ गई और बिना कुछ कहे अवचेतन रूप से उसके पीछे पीछे चलती रही। रणवीर चौहान ने देखा कि उसके लंबे बालों ने लगभग उसका चेहरा ढक लिया था और उसने अपने विचारों में खोए हुए अपना सिर नीचे कर लिया। नंदिनी राजपूत विचारों में मग्न लग रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह कब रुका और सीधे उसकी पीठ से जा टकराई, जिससे उसकी नाक में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। तुम रुके क्यों? उसने अपनी नाक सहलाते हुए धीरे से शिकायत की। उसके चेहरे का क्रोधित भाव रणवीर चौहान की आंखों में बहुत स्पष्ट था। उसकी खामोशी ने उसे चौंका दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नज़रें उन गहरी अथाह आंखों से मिलीं और उसने सहज रूप से अपनी नज़रें ऐसे हटा ली जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने ये ध्यान दिया और दबी हुई खींच की भावना अचानक उसके भीतर उमड़ पड़ी। उसने उसे अपनी आंखों में देखने के लिए विवश किया। तुम मुझसे क्यों बच रही हो? तुम्हें फिर क्या हो गया है? नंदिनी राजपूत एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर शांति से उत्तर दिया, कुछ नहीं। तुमने आज अधिक बात नहीं की है। मैं वैसे भी तुमसे अधिक बात नहीं करती, बस तुम्हारा ध्यान इस ओर नहीं जाता। इन शब्दों ने न जाने क्यों उसे दुखी कर दिया। वह हमेशा उसकी मनोदशा में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से महसूस कर सकता था, लेकिन वह उन परिवर्तनों का मूल कारण नहीं जानता था। यदि वह उससे प्रेम नहीं करता तो फिर भी वह उसे इतनी कोमलता और लाड़ प्यार क्यों देता है? वह केवल एक साधारण इंसान है, वह भी उसके प्रति आकर्षित हो सकती है और उससे जुड़ाव महसूस कर सकती है। कड़वा सच और एक बेतुका मजाक। कुछ नहीं। उसने उसकी ओर देखा, फिर अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह एक पल के लिए सुन्न रह गई और छटपटाने लगी, मानो उसे उसका स्पर्श नापसंद हो। कुछ हद तक उसने उसकी निकटता और आलिंगन का विरोध भी किया। देखो, तुम मुझसे दूर भाग रही हो। क्या तुम मुझसे या स्वयं से झूठ बोलती रहोगी? रणवीर चौहान ने उसे देखा। उसकी आंखें अथाह भावनाओं से भरी थीं, उसकी आवाज़ गहरी और गूंजने वाली थी। मैंने तुम्हें छोटी झूठी कहा था, लेकिन तुमने हठपूर्वक इसे मानने से इनकार कर दिया। रणवीर चौहान, कृपया मुझे उस नाम से पुकारना बंद करो। क्यों नहीं? तुम मेरी पत्नी हो, क्या मैं तुम्हें ऐसे नहीं पुकार सकता? उसने अपनी भरिकुटी सिकुड़ी। उसकी चील जैसी तीखी नज़रें उस पर टिकी थीं। ग्रेटर दैन, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? ग्रेटर दैन। रणवीर चौहान ने अपने पतले होठों को एक साथ दबाया और मौन रहा। नंदिनी राजपूत जानती थी कि शायद वह स्वयं को अपमानित कर रही है, लेकिन उसने फिर भी पूछा, और बिना किसी आश्चर्य के उसे एक ऐसा उत्तर मिला जो वास्तव में कोई उत्तर था ही नहीं। उसका मौन ही सबसे स्पष्ट उत्तर है ना? देखो, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। नंदिनी राजपूत ने कुछ कदम पीछे लिए, अपना सिर हिलाया और शांति से सीधे उसकी ओर देखा। मैं तुमसे भिन्न हूं। यदि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती तो मैं मीठी मीठी बातें नहीं कर सकती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पाखंड है, इतना बड़ा पाखंड जिसका आसानी से खंडन किया जा सकता है, एक बेतुके मजाक की तरह? वह बहुत ही शांति और तर्कसंगत ढंग से जीती है। उसे एक ऐसा मीठा आवरण नहीं चाहिए जो जरा से स्पर्श से ही फट जाए। वह वास्तविकता में जीना अधिक पसंद करेगी। पाखंड और पीड़ा, वे वर्तमान में विवाहित हैं, अन्यथा यह उस प्रकार का खेल होता जिससे वह सबसे अधिक घृणा करती है, अस्पष्टता। अस्पष्टता मन में पीड़ा उत्पन्न कर सकती है और यह शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा सकती है। नंदिनी ने एक बार एक कहावत सुनी थी, जब आप सही व्यक्ति से मिलते हैं तभी आपको प्रेम के वास्तविक स्वाद का ज्ञान होता है। और संभवतः वह रणवीर के लिए सही व्यक्ति नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं पाखंडी हूं? उसके शब्द सुनते ही रणवीर के मुख के भाव तुरंत कठोर हो गए। उसे ऐसा कहते सुन उसने अचानक उसकी कोहनी पकड़ी और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पाखंडी हूं, या तुम मुझसे विवाह विच्छेद करके किसी अन्य पुरुष को खोजना चाहती हो? उसकी कठोर पकड़ से नंदिनी को अपनी कोहनी में थोड़ी पीड़ा का अनुभव हुआ, परंतु उसने फिर भी सीधे उसकी आंखों में देखा और स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु वह ऐसा करने में असफल रही। ये स्पष्ट रूप से उसकी अपनी समस्या है, परंतु अब वह सारा दोष उस नंदिनी पर मर रहा है। नंदिनी भी अत्यंत क्रोधित थी। उसके बर्फ के समान ठंडे चेहरे को देखकर उसने अपना सिर हिलाया। रणवीर, यदि हमारा विवाह एक सहयोगात्मक समझौते के रूप में आरंभ हुआ होता, जहां हम एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न करते, तो ये हम दोनों के लिए लाभदायक हो सकता था। परंतु अब इस प्रकार का संबंध वास्तव में मेरे लिए अत्यंत थकाऊ हो गया है। यहाँ तक कि यह भी संभव है कि अब ये और आगे न चल सके। क्रोध और एक दृढ़ संकल्प। अंततः तुम अभी भी विवाह विच्छेद ही चाहती हो? रणवीर को लगा कि वह इससे पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था, मानो वह अपनी उस मूल अवस्था में लौट आया हो, जहां वह क्रोधित होने पर किसी दानव के समान उग्र हो जाता था। नंदिनी ने उसे बहुत समय से इस रूप में नहीं देखा था और वह थोड़ी भयभीत हो गई। क्या मैं तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं हूं? तुम बार बार मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? हाँ, वह उसके प्रति बहुत अच्छा था। यद्यपि नंदिनी को उसकी यह भलाई नापसंद थी। कोई चाहे तो उसे नखरेबाज या दिखावटी कह सकता है, परंतु उसे बस इस प्रकार के झूठे आवरण की कोई आवश्यकता नहीं थी।
रणवीर, यदि हम वास्तव में इस विषय पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच सकते तो हमारे पास एक दूसरे से अलग होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचेगा। नंदिनी अचानक उसकी पकड़ से मुक्त हो गई, उसकी आंखें एक ठंडे और दृढ़ संकल्प से भरी थीं। रणवीर ने उसकी ओर देखा जब उसने शांतिपूर्वक वे शब्द कहे, उसके शरीर से एक सर्द आभा निकल रही थी, जो उस ठंडक को और भी अधिक बढ़ा रही थी। ओह, अंततः वह अभी भी अलग होना ही चाहती है। अधिकार और एक विवश करने वाला चुंबन। नंदिनी, वह अचानक आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, मैंने सुना है कि जब एक स्त्री किसी संतान की माता बनती है तो उसके सबसे अनियंत्रित विचार भी शांत हो जाते हैं। परंतु तुम बहुत अवज्ञाकारी हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक संतान को जन्म दूं? नंदिनी को एक गहरी कड़वाहट का अनुभव हुआ और उसकी आंखें जलने लगी थीं। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मेरी संतान की माता बनो। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, एक बड़ी सी परछाई अचानक उस पर मंडराने लगी और सभी के सामने उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी केश राशि को सहलाया। उसका चुंबन बहुत कठोर और अधिकारपूर्ण था। नंदिनी को अपने होंठ और जिह्वा सुन्न तथा पीड़ा से भरे हुए लगे और उसकी सारी शक्ति मानो छिनसी गई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक अश्रु छलक पड़ा जो अत्यंत कड़वा और हृदय विदारक था। उसके अश्रुओं ने उसे, रणवीर को, और भी अधिक उन्मादी कर दिया। ग्रेटर देन नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ एक संतान चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? ग्रेटर देन। उसने उसके सिर के पिछले हिस्से को दबाया, उसकी उठी हुई नासिका धीरे से उसकी नासिका से टकरा रही थी, उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी। अपना हृदय वापस ले लो और मेरे साथ भली भांति रहो। मैंने तुम्हें पहले भी नहीं छोड़ा होता और अब तो निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। बेहतर होगा कि तुम इस विवाह विच्छेद के विचार को त्याग दो, क्योंकि यह व्यर्थ है। मैं तुमसे संबंध विच्छेद नहीं करने वाला। नंदिनी ने विद्रोही स्वर में कहा, मैं किसी संतान को जन्म नहीं दूंगी। प्रिय पत्नी, मैं तुम्हारे भीतर संतान प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न कर दूंगा। रणवीर अब उससे और विवाद नहीं करना चाहता था और वह उसे और अधिक क्रोधित या दुखी भी नहीं करना चाहता था। अच्छी बनकर रहो, विवाद मत करो, ऐसा करने से तुम्हारे ही हृदय को पीड़ा होगी। समर्पण और उलझी हुई भावनाएं। वह बहुत ही कोमल था और उसकी आवाज में एक अत्यंत मोहक गुण था। निर्विवाद रूप से उसे भावनाओं के एक खट्टे मीठे मिश्रण का अनुभव हुआ जिसका वर्णन करना अत्यंत कठिन था। रणवीर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह मानसिक पीड़ा थी या शारीरिक असहजता। उसका चुंबन उसके माथे पर पड़ा। मैं तुम्हें उठाकर घर ले चलूंगा, एक अच्छी बच्ची की तरह शांत रहो। नंदिनी उसकी बाहों में कसकर जकड़ी हुई थी, उसके मुख पर कोई भाव नहीं था और उसने आगे कुछ नहीं कहा। वह बहुत पहले ही अपनी सारी शक्ति खो चुकी थी और उसके हृदय में एक खट्टी मीठी भावना छाई हुई थी जो उसकी भावनाओं को और भी अधिक उलझा रही थी। वह नीचे झुका, उसे अपनी बाहों में उठाया और उस काले रंग के भव्य वाहन की ओर चल पड़ा। मौन विवाद और एक असहज यात्रा। वाहन में रामू काका ने वास्तव में ध्यान दिया था कि पति पत्नी आपस में विवाद कर रहे थे। वह बाहर निकलकर उनसे कुछ शब्द कहना चाहते थे, परंतु उन्हें भय था कि कहीं वे अकारण ही उनके क्रोध का शिकार न हो जाएं और बात और अधिक न बिगड़ जाए, इसलिए उन्होंने स्वयं को रोक लिया। जैसे ही वे वाहन में बैठे, रामू काका स्वयं को बुदबुदाने से नहीं रोक पाए। साहब और मालकिन, पति पत्नी को बातचीत से मामले सुलझाने चाहिए। उन्हें विवाद क्यों करना है, और वह भी इतनी भयंकरता से? नंदिनी राजपूत ने वाहन की खिड़की से बाहर देखा। उसका सिर शीशे पर टिका था और वह बिना कुछ कहे गुजरते हुए वाहनों को देख रही थी। समय को देखते हुए वह अब अपने कार्यालय वापस जा सकती थी। उसके और रणवीर चौहान के बीच का मामला रातों रात नहीं सुलझ सकता था। देखो, रामू काका भी इस सिद्धांत को समझते हैं। उसने उसे एक हाथ से घेरा और अपने शरीर को उसके शरीर से सटा दिया। हाँ, रामू काका भी यह समझते हैं। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन उसे ये केवल उपहासपूर्ण लगा। विवाद करने से कुछ नहीं सुलझेगा। उसकी यह यातना निस्संदेह तिल तिल कर मारने के समान थी। रणवीर चौहान ने उसके होंठों पर मुस्कान देखी और उसकी आंखों में धीरे धीरे गर्माहट आ गई। उसकी लंबी उंगलियां अनजाने में ही उसके मुख के किनारे को छूने के लिए बढ़ गईं। नंदिनी राजपूत ने पाया कि उसे न केवल उसे बेरोक-टोक चूमना पसंद था, बल्कि कभी कभी उसे अनुचित तरीके से छूना भी पसंद था। घर चलो। उस असहज स्थिति से चतुराई से बचते हुए नंदिनी ने विश्राम करने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले रामू काका से कुछ शब्द कहे। रणवीर चौहान क्रोधित नहीं था, वह बस काफी देर तक उसे खामोशी से घूरता रहा। अंधेरे में भी वह महसूस कर सकती थी कि उसकी नज़रें अत्यंत गहरी और स्थिर थीं। घर वापसी और जबरदस्ती का अधिकार। वे शीघ्र ही चौहान निवास पर पहुंच गए और नंदिनी उसकी प्रतीक्षा किए बिना पहले वाहन से बाहर निकल गई। छोटी बहू जी, शांतिताई को आश्चर्य हुआ कि वे एक साथ वापस आए हैं। नंदिनी और रणवीर के चेहरे के भावों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों के बीच शायद झगड़ा हुआ है। रणवीर चौहान वाहन से उतरा, दरवाज़ा जोर से बंद किया और लंबे डग भरते हुए नंदिनी के पीछे गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया।
बड़े साहब आप, इससे पहले कि शांतिताई अपना वाक्य पूरा कर पाती, रणवीर चौहान ने उसे उठा लिया था और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। नंदिनी राजपूत, तुम अपने इस उतरे हुए चेहरे के साथ बहुत अप्रसन्न लग रही हो। क्या तुम्हें वास्तव में मेरे स्पर्श से इतनी घृणा है? क्या मुझे उदास होने की भी अनुमति नहीं है? नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यपूर्वक हंसी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। क्या यह आवश्यक है कि मैं हर दिन बिना किसी चिंता के प्रसन्न रहूं और तुमसे विवाह करने के लिए सदैव कृतज्ञ और आनंदित रहूं? हाँ, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन तुम फिर भी मुझसे मीठी बातें कर सकते हो, मुझे चूम सकते हो और गले लगा सकते हो, लेकिन मैं तुमसे भिन्न हूं। ग्रेटर दैन रणवीर चौहान, यदि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती तो मैं स्नेह और निकटता का झूठा दिखावा नहीं कर सकती। ग्रेटर दैन रणवीर चौहान को चिंता की एक गहरी टीस महसूस हुई। ये सुनिश्चित नहीं था कि उसके किन शब्दों के कारण ऐसा हुआ है। क्या तुम आश्वस्त हो कि तुम्हारी यह अप्रसन्नता विराज कपूर के कारण नहीं है, उस नीच इंसान के कारण जिसने तुम्हें छोड़ दिया था? तुमने वास्तव में उसके घटिया स्वभाव को देख लिया है, फिर भी तुम उसके लिए अटकी हुई हो। रणवीर चौहान ने दांत पीसते हुए उससे पूछा। शयनकक्ष की बहस और अनकही भावनाएं। वे कुछ ही कदमों में सीढ़ियां चढ़कर शयनकक्ष में चले गए। रणवीर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, उसके शरीर के दोनों ओर अपने हाथ टिका दिए, जिससे उसके लिए उसके आलिंगन से बचना असंभव हो गया। वह अचानक समझ नहीं पाई कि रणवीर क्या सोच रहा था, और उसे विवाद के कारण पर और भी अधिक पछतावा हुआ। वास्तव में, यदि गहराई से विचार किया जाए तो विवाद उसी ने आरंभ किया था। ये शुरुआत से ही उसकी समस्या थी। रणवीर चौहान, क्या तुम जानबूझकर मुझसे विवाद कर रहे हो? तुमने यह आरंभ किया, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरी ही भूल है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुझसे प्रेम न करना उचित है, लेकिन मेरा तुमसे प्रेम न करना एक जघन्य अपराध है। नंदिनी ने स्वयं को मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी नज़रें तीखी और सच्ची थीं, अत्यंत गहरी और काली। ग्रेटर दैन नंदिनी राजपूत, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि केवल प्रेम शब्द किसी पुरुष की स्त्री के प्रति भावनाओं का पूरी तरह से वर्णन कर सकता है? ग्रेटर दैन तारों सी चमक और अनकहे भाव। उसकी गहरी आंखें तारों की भांति चमक रही थीं। इस क्षण वे इतनी सुंदर और उज्ज्वल थीं, मानो वह पूरी निष्ठा के साथ अपनी प्रेयसी से अपने प्रेम का निवेदन कर रहा हो। नंदिनी राजपूत ने स्वयं को स्मरण कराया कि उसे इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब केवल उसके एकतरफा विचार थे। उसने उससे 2 बार पूछा था और उसने उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। क्या यही सत्य नहीं है? प्रेम प्रेम है और प्रेम न होना है। उसकी प्रतिक्रिया कुछ तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। ये सोचते हुए नंदिनी ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। परंतु बहुत समय बाद ही नंदिनी वास्तव में उन शब्दों का अर्थ समझ पाए। क्या तुम पहले भी अन्य स्त्रियों के साथ रहे हो, जैसे आयशा राजपूत? नंदिनी को अचानक कुछ स्मरण हो आया। उसकी सास ने निश्चित रूप से पहले भी कई बार उसका और आयशा राजपूत का संबंध जोड़ने का प्रयास किया होगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उसे लुभाने का प्रयास किया है। वह उसके और निकट आ गया। उसकी गर्म श्वासें उसके कानों के आसपास बिखर रही थीं, जो अस्पष्ट और मादक थीं। उसने मुझे लुभाने का प्रयास अवश्य किया था, परंतु मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? केवल तुम ही मुझे लुभाने में सफल रही हो। मेरा शरीर पहले ही तुम्हारे नियंत्रण में है। मेरी अर्धांगिनी। वह निर्दोष था और उसने केवल उसी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिससे उसे बहुत गर्व का अनुभव हुआ। उद्धरण चिन्ह मादक निकटता और अनियंत्रित श्वासें। उसकी धड़कनें रुक सी गईं, और जब उसने उसका चुंबन लिया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह चुंबन उसकी आंखों के किनारे और उसके अधरों पर अंकित हुआ। उसका चेहरा धीरे धीरे थोड़ा लाल हो गया और नंदिनी ने उसकी कमीज के अग्रभाग को कसकर पकड़ लिया, उसके आक्रामक व्यवहार का विरोध करते हुए। हर बार जब वह उसे संबोधित करता था तो उसमें एक गहरा और कोमल स्नेह झलकता था, जिसका वह विरोध नहीं कर पाती थी। अगले ही पल उसे नर्म कंबलों में दबा दिया गया। रणवीर चौहान की श्वासें अनियंत्रित हो गई थीं, कभी तीव्र तो कभी धीमी। उसके पैरों को पहले ही उसके मजबूत दृढ़ पैरों ने जकड़ लिया था। नंदिनी, मुझे एक संतान दो। उसकी श्वासें तेज और उथली हो गई थीं, जो उसकी गर्दन तक फैल रही थीं। स्वाभाविक रूप से उसने अपनी लंबी टांगों को एक साथ खींच लिया, उसकी मजबूत और गठीली कमर को कसकर पकड़ते हुए। नंदिनी ने अपने हाथों को उसकी मजबूत पीठ पर फेरा और अपने पूरे शरीर में एक सिहरन सी फैलती हुई अनुभव की। उसने उसकी कंठ की हड्डी हंसली को हल्के से काटा। नंदिनी को लगा जैसे उसके शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया हो और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। मेरी पत्नी, क्या यह इतना रोमांचक है? वह धीरे से हंसा और नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली तथा बोलना बंद कर दिया। ऐसे समय में उसका सारा संयम और आत्मनियंत्रण लुप्त हो जाता था, केवल उग्रता और जंगलीपन ही शेष रह जाता था। द्वार पर दस्तक और भारी लज्जा। खट खट खट। अचानक द्वार पर खटखटाने की ध्वनि हुई। नंदिनी चौंक गई और समझ गई कि द्वार पर कोई है।
रणवीर चौहान, कोई द्वार खटखटा रहा है। वह अभी उठी ही थी कि उसे वापस नीचे धकेल दिया गया। नहीं नंदिनी, तुमने गलत सुना है। रणवीर चौहान, रणवीर, नंदिनी, मेरे लिए द्वार खोलो। श्रीमती चौहान की अधिकारपूर्ण आवाज द्वार पर गूंजी, जो ये संकेत दे रही थी कि जब तक द्वार नहीं खोला जाएगा वे खटखटाती रहेंगी। दिन के उजाले में ये सब कैसा कोलाहल है। उद्धरण चिन्ह। रणवीर चौहान के बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी अस्पष्ट तथा धुंधली आंखों में खतरे की एक झलक दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माता इस समय उसे परेशान करने क्यों आ गई हैं। वह उसे समर्पण करने के लिए विवश कर रहा था और वह लक्ष्य से बस बाल बराबर ही दूर था। शीघ्रता करो और अपने वस्त्र ठीक करो। अब जाकर नंदिनी ने स्पष्ट रूप से देखा कि वह और रणवीर चौहान किस अवस्था में थे और उसने कामना की कि काश धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। प्राचीन काल में शायद उसे उसकी सास द्वारा पकड़ लिया जाता और जीवित जला दिया जाता। नंदिनी को लगा जैसे उसके सिर में भिनभिनाहट हो रही हो और वह स्वयं को पीट पीट कर मार डालना चाहती थी। उसने उसे पूरी शक्ति से दूर धकेल दिया। ये तो छोड़ ही दे कि ये दिन का समय है और सास अभी भी बाहर खड़ी हैं, यह अत्यंत लज्जाजनक है। श्रीमती चौहान द्वार पर खड़ी थीं, उनके बगल में शांति ताई थीं, जो थोड़ी चिंतित लग रही थीं। वे दोनों पति पत्नी अभी तक शयन कक्ष से बाहर नहीं आए थे, मानो उन्हें भय था कि वे अंदर अनियंत्रित रूप से विवाद करना आरंभ कर देंगे। माताजी का आगमन और एक असहज क्षण। द्वार खुला और उसके केश तथा वस्त्र थोड़े अस्त व्यस्त थे, मानो उन्हें अभी अभी ठीक किया गया हो। उसने एक हाथ से द्वार का सहारा लिया और द्वार पर खड़े व्यक्ति को अपनी आंखें सिकोड़कर देखा। माँ, आप द्वार क्यों खटखटा रही हैं? उद्धरण चिन्ह। श्रीमती चौहान ने जैसे ही देखा कि उनके बेटे ने अपने परिधान के 2 बटन गलत लगा रखे हैं, वे तुरंत समझ गईं कि दाल में कुछ काला है। उन्हें स्मरण हो आया कि उन्होंने उन दोनों को बिल्कुल उस समय रंगे हाथों पकड़ लिया था जब उनके बीच प्रेम की चिंगारी भड़कने ही वाली थी। अचानक वातावरण थोड़ा असहज हो गया। उन्हें तो एक सहायक की भूमिका निभानी थी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने अनजाने में ही अपने बेटे के लिए बाधा उत्पन्न कर दी है। तुम दोनों विवाद तो नहीं कर रहे थे? माँ, क्या आप वास्तव में चाहती हैं कि हम विवाद करें? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम दोनों को देखने आई थी। मुझे लगा तुम दोनों के बीच फिर से कोई झगड़ा हो गया है। श्रीमती चौहान ने हल्का सा खांसते हुए कक्ष में चारों ओर दृष्टि घुमाई। उन्हें बिस्तर पर लेटा हुआ एक व्यक्ति धुंधला सा दिखाई दिया, जिसके वस्त्र अस्त व्यस्त प्रतीत हो रहे थे। क्या वह उनकी बहू नहीं है? क्या आपका देखना समाप्त हो गया? मेरा देखना हो गया, मैं अब जा रही हूँ। बेटा, मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं, श्रीमती चौहान ने थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए कहा और फिर अपनी चिरपरिचित शालीनता धारण करते हुए शांतिताई के साथ वहां से चली गईं। छिपना और शिकारी का जाल। जब रणवीर चौहान पुनः कक्ष के भीतर आया तो उसने देखा कि नंदिनी राजपूत पूरी तरह से रजाई के भीतर सिकुड़ी हुई थी। उसने सिर उठाकर देखा तक नहीं। वह एक बिल्ली की भांति शांति से भीतर सिकुड़ी हुई थी और उसके लंबे बालों ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था। क्या तुमने शुतुरमुर्ग की भांति रेत में अपना सिर छिपाना आरंभ कर दिया है? अब तुम बाहर जा सकते हो। क्या हुआ? क्या तुम नखरे दिखा रही हो? वह थोड़ा और निकट झुका। उसके शांत चेहरे को देखते हुए उसने उसके लंबे बालों को उसके कान के पीछे करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी भारी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मैंने वास्तव में तुम्हें अपना ग्रास नहीं बनाया है। क्या तुम नहीं देख सकती कि मैंने स्वयं पर कितना नियंत्रण रखा? अपने दूसरे हाथ से उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसे हल्के से दबाया। उसके होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान छा गई। यद्यपि नंदिनी उसे देख नहीं सकती थी, परंतु वह उसकी उस दुष्टतापूर्ण आभा को भली भांति अनुभव कर सकती थी। परंतु इसकी तुलना में वह उससे निकलने वाली उस जंगली शिकारी जैसी आभा से अधिक भयभीत थी, मानो उसने उसे पहले ही अपना शिकार मान लिया हो। रणवीर चौहान, तुम मुझ पर इतना भार क्यों डाल रहे हो? उसने एक दबी हुई कराह निकाली और निश्चित रूप से उसे अपनी पीठ पर भार कम होता हुआ प्रतीत हुआ। वह अभी भी उसे हल्के से दबा रहा था। तुम क्यों उठ रहे हो? बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो? मुझे अपने वस्त्र बदलने हैं, मैं आज दोपहर कार्यालय जाने का विचार कर रहा हूँ। नई शुरुआत और एक पुराना प्रश्न। शायद वह हाल ही में बहुत अधिक तनाव का अनुभव कर रही थी और उसने अपनी बहुत सी ऊर्जा रणवीर चौहान पर केंद्रित कर दी थी। यही कारण है कि उसकी मनोदशा खराब रहती है और वह इस बात को लेकर पीड़ा में है कि वह उससे प्रेम करती है या नहीं। आज से वह आधिकारिक तौर पर अपनी वापसी कर रही है। ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोलना बंद कर दिया। साम्राज्य हुआंगतु प्रतिष्ठान। नंदिनी की निर्देशन की कक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं। चलचित्र निर्माण की प्रक्रिया से भली भांति परिचित होने के पश्चात नंदिनी अंततः अपने प्रतिष्ठान साम्राज्य लौट आई। अपने जाने पहचाने परिवेश को पुनः देखकर उसे ऐसा लगा मानो एक युग बीत गया हो। उनका प्रतिष्ठान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, परंतु इसे अभी कई सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह इसका आरंभिक चरण है।
अपने नए कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए इसके पास लोकप्रिय सितारों और मनोरंजन के संसाधनों का अभाव है। हालांकि इनमें से कोई भी बात नंदिनी के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। किसी भी संस्था को आरंभ होने पर कुछ प्रक्रियाओं और परीक्षणों से गुजरना ही पड़ता है। जब उसने इस साम्राज्य का कार्यभार संभाला था तब वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी। प्रेम का स्वांग और कड़वा सत्य। क्या तुम्हारा अपने जीवन साथी के साथ कोई विवाद हुआ है? विहान ने अपने मदिरा के प्याले के साथ खेलते हुए केवल एक दृष्टि में ही अनुमान लगा लिया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और वह प्रश्न पूछा जो वह हमेशा से पूछना चाहती थी, क्या तुम पुरुष जिस स्त्री से प्रेम नहीं करते उससे भी प्रेम करने का स्वांग रच सकते हो? पूरी तरह से नहीं। विहान ने अपना मदिरा का प्याला नीचे रख दिया। ग्रेटर दैन कुछ लोग स्पष्ट रूप से अपनी पत्नियों के प्रति उदासीन होते हैं। तुम इतने वर्षों से उच्च समाज का हिस्सा रही हो, तुमने ये सब अवश्य देखा होगा। कुछ प्रभावशाली व्यक्ति अपनी पत्नियों से शायद ही कभी मिलते हैं, वे बस हर महीने समय पर निर्वाह निधि दे देते हैं, परंतु हर समय अन्य स्त्रियों को अपने साथ रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नियों को बहुत लाड़ प्यार देंगे, परंतु वे उनसे सच्चा प्रेम कभी नहीं करेंगे। ग्रेटर दैन प्रेम का विष और आत्मरक्षा की भावना। ये सुनकर नंदिनी राजपूत अचानक हंस पड़ी। यदि मैं होती तो मैं पहले वाले जीवन को ही चुनती। कम से कम मेरा हृदय तो नहीं टूटता या मुझे किसी प्रकार की पीड़ा तो नहीं होती। यह एक आदर्श स्वप्न देखने जैसा है जो अंततः केवल एक स्वप्न ही होता है और उसके पश्चात वह विष के समान होता है जो आपके प्राण ले लेता है। विहान ने अपना सिर हिलाया, मन ही मन आह भरते हुए कहा, नंदिनी, तुम्हारी आत्मरक्षा की भावना बहुत अधिक प्रबल है। क्या होगा यदि अंततः वह वास्तव में तुमसे प्रेम करने लगे? इस बिंदु पर विहान अचानक रुक गया। शायद नंदिनी का अभी उसे दूर धकेलना उचित ही था, इससे पहले कि वह पूरी तरह से उसके मोहपाश में बंध जाए। बेहतर होगा कि वह स्वयं को पहले ही निकाल ले और बाद में प्रेम में आहत होने से बच जाए। रणवीर चौहान एक बहुत ही भयानक और जटिल व्यक्ति है। वातावरण अचानक शांत हो गया। दोनों अपने अपने विचारों में खो गए। कुणाल थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए उनके पास आया। उसने अपने हाथ में जल का पात्र लिया, स्वयं के लिए जल उड़ेला और उसके पश्चात ही उसे थोड़ा बेहतर अनुभव हुआ। क्या हुआ, मूर्ख प्राणी? तुम बहुत अप्रसन्न प्रतीत हो रहे हो। विहान के इस बेपरवाह रवैये को देखकर कुणाल उसे घूरने से स्वयं को रोक नहीं पाया। ये सब संस्था की अव्यवस्था के कारण है। यहाँ ऐसे मत खड़े रहो जैसे इससे तुम्हारा कोई लेना देना ही न हो। शीघ्रता करो और समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ आओ। निश्चित रूप से इस प्रकार की मनोरंजन संस्था का संचालन करना किसी भी अन्य कार्य से अधिक परेशानियां लेकर आता है। मनोरंजन जगत की उलझी हुई अफवाहें उसे व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त हैं। एक नया कलंक और आरोपों की झड़ी। क्या हुआ? क्या संस्था में कुछ अनुचित हुआ है? कुणाल के उत्तेजित मुख भावों को देखकर नंदिनी जान गई थी कि संभवतः उसे किसी बहुत ही कष्टदायक स्थिति का सामना करना पड़ा है। ये सब उन गपशप समाचारों के कारण है। कुणाल ने अपनी सूचना पट्टिका डिजिटल उपकरण नंदिनी को सौंप दी। देखो, प्रतिद्वंद्वी संस्था के लोग स्पष्ट रूप से हमसे विवाद मोल ले रहे हैं। यदि उस संस्था ने उसे समर्थन न दिया होता तो क्या आयशा राजपूत इस प्रकार का उपद्रव खड़ा कर पाती? ये ज्ञात हुआ कि प्रतिद्वंद्वी संस्था की नवोदित कलाकार आयशा राजपूत द्वारा साम्राज्य मनोरंजन के एक पुरुष कलाकार पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के समाचार अंतर्जाल इंटरनेट पर बहुत तीव्रता से फैल रहे हैं। ग्रेटर दैन साम्राज्य मनोरंजन के पुरुष कलाकार ने नवोदित सितारे आयशा राजपूत का यौन उत्पीड़न किया। ग्रेटर दैन मनोरंजन जगत में ताज़ी हवा का झोंका। एक युवा अभिनेत्री ने शोषण के अनुचित नियमों का किया भयंकर विरोध। ग्रेटर दैन उभरती हुई मनोरंजन संस्था साम्राज्य एक और कलंक में उलझ गई है, जिससे ये प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या इसके उच्च प्रबंधन ने इस दुष्कृत्य को बढ़ावा दिया है। नंदिनी राजपूत ने उन गपशप समाचारों पर एक दृष्टि डाली और अपेक्षाकृत शांत रही। कुणाल, मुझे आरंभ से लेकर अंत तक पूरी बात विस्तार से बताओ। इस प्रकार के कलंक के उजागर होने के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। निस्संदेह 10 में से 9 बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयशा राजपूत को उसके नंदिनी के विरुद्ध उपयोग करने के लिए कोई कमजोरी मिल गई होगी। षड्यंत्र का पर्दाफाश और मदिरा का प्रभाव। इस बार वास्तव में प्रबंधक जतिन के कलाकार की असावधानी थी। पिछली रात एक समारोह में उसने कुछ निर्देशकों और निर्माताओं के साथ आवश्यकता से अधिक मदिरा का सेवन कर लिया था और वह इतना नशे में था कि उसे ज्ञात ही नहीं था कि वह किस निजी कक्ष में चला गया है। यह एक संयोग ही था कि उसी समय पत्रकारों द्वारा आयशा राजपूत के साथ उसकी तस्वीरें खींच ली गईं। उस मूर्ख ने सच में स्वयं का उपहास उड़ा लिया। उसे इतने सारे लोगों में से केवल आयशा राजपूत के साथ ही चित्रित होना था। कुणाल को इसके विषय में आज प्रातः ही ज्ञात हुआ। उसने शीघ्रता से प्रबंधक जतिन और उस पुरुष कलाकार को बुलाया और उसे पता चला कि उस कलाकार को स्वयं भी भान नहीं था कि क्या हुआ था और उसकी जानकारी के बिना ही उसकी तस्वीरें ले ली गई थीं।
परिणामस्वरूप प्रातःकाल ही आयशा राजपूत ने सार्वजनिक मंच पर साम्राज्य संस्था के कलाकार द्वारा उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए एक लेख प्रकाशित कर दिया, और देखते ही देखते आयशा राजपूत ने उस सार्वजनिक मंच के सबसे चर्चित विषयों पर अपना एकाधिकार जमा लिया। पूरी बात सुनने के पश्चात नंदिनी ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाया। उसकी आंखें अत्यंत ठंडी और तीखी थीं। ओह, तो हमारे कलाकार को आयशा राजपूत ने जानबूझकर फंसाया है। आयशा राजपूत जानती है कि इस संस्था के पीछे नंदिनी का ही मस्तिष्क है, और विराज कपूर भी संभवतः ये जानता है। प्रतिशोध से परे यहाँ संभवतः आपस में गुथे हुए स्वार्थों का एक बहुत ही जटिल जाल बिछा हुआ है। ये सत्य है। कुणाल की आकर्षक आंखों में एक दुष्टता की चमक थी। हमारी संस्था ने अभी अभी इस कलाकार के लिए निर्देशक विकास के चलचित्र में द्वितीय नायक की भूमिका सुनिश्चित की थी। वह हमारी संस्था का सबसे होनहार अभिनेता रहा है। यदि हम यहाँ हार जाते हैं तो न केवल वह कलाकार अपना एक अवसर खो देगा, बल्कि हमारी संस्था के हाथ से भी एक बड़ा अवसर निकल जाएगा। पीठ पीछे का षड्यंत्र। यह आयशा राजपूत, क्या ये तुम्हारी वही दत्तक बहन है जो इतने समय से तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रही है? विहान ने बीच में टोकते हुए कहा, मानो वह गहरी सोच में डूबा हो। तब तो ये स्पष्ट है कि उसका निशाना जयंत नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से तुम हो। निस्संदेह इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आयशा हमारी संस्था का उपयोग प्रचार पाने और हमारे कंधों पर पैर रखकर आगे बढ़ने के लिए कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैं भी यही विचार कर रहा था कि कपूर मनोरंजन जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था अचानक हमारे साम्राज्य को अपना निशाना क्यों बनाएगी। कुणाल ने क्षोभ जताते हुए कहा, ये नीच लोग, क्या इन्हें केवल ओछे हथकंडे ही अपनाने आते हैं? यौन उत्पीड़न के इस समाचार को इस समय बहुत अधिक तूल दिया जा रहा है, और लोगों की सभी टिप्पणियां जयंत और हमारे प्रतिष्ठान के विरुद्ध हैं। जयंत वह पुरुष कलाकार है जिस पर आयशा राजपूत ने यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था। नंदिनी राजपूत ने उसकी ओर दृष्टि डाली। लोग स्वाभाविक रूप से दुर्बलों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। आयशा एक स्त्री है, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह अभी भी पीड़िता प्रतीत हो रही है। अनजान दर्शक और तमाशबीन स्वाभाविक रूप से जयंत को शाब्दिक रूप से प्रताड़ित करना चुनेंगे और इसके साथ ही आयशा के प्रति सहानुभूति जताते हुए उसे सांत्वना देंगे। समाचार देखते हुए नंदिनी की भरीकुटी तंग गई। इस समाचार ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है कि निर्देशक विकास के चलचित्र में जयंत को अत्यंत कठिनाई से मिली द्वितीय नायक की भूमिका अब रद्द होने वाली है। जैसा कि सभी जानते हैं, निर्देशक विकास को कलाकारों के बीच होने वाले झूठे प्रचार और लांछनों से सर्वाधिक घृणा है। जयंत की भूमिका की अभी अभी पुष्टि हुई थी, और अब ये झूठा प्रचार और कलंक सामने आ गया है। क्या मेरी यह बड़ी बहन अंत तक मुझसे युद्ध करने की योजना बना रही है, या वह केवल मेरा उपयोग करना चाहती है? इस प्रकार के समाचारों का उपयोग करके ध्यान आकर्षित करने से न केवल उसे नए प्रशंसक मिले, बल्कि उसकी स्वयं की प्रसिद्धि भी बहुत बढ़ गई, जबकि इसके लिए नंदिनी और साम्राज्य को भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। एक होनहार पुरुष अभिनेता को नष्ट करना और उनके प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा को धूमिल करना एक नई उभरती हुई मनोरंजन संस्था के लिए अत्यंत घातक प्रहार होगा। आयशा राजपूत का अंतिम लक्ष्य चाहे जो भी हो, नंदिनी उसे कभी सफल नहीं होने देगी। जल तरंग और एक कलंकित इतिहास। क्या आयशा का कोई चलचित्र शीघ्र ही प्रदर्शित होने वाला है, या क्या उसे कोई महत्वपूर्ण घोषणा करनी है? समाचारों को पढ़ते हुए नंदिनी ने पूछा। कुणाल ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने पता लगाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सौंदर्य प्रसाधनों के एक अत्यंत लोकप्रिय प्रतिष्ठान ने उसे अपना मुख्य प्रचारक बनने के लिए आमंत्रित किया है। वे वास्तव में उसकी इस नवनिर्मित लोकप्रियता का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा प्रतिष्ठान? मुझे लगता है कि उसका नाम जल तरंग जैसा कुछ है। जल तरंग, ये नाम सुनते ही नंदिनी हंस पड़ी और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा कि विराज कपूर आयशा को बढ़ावा देना चाहता है या उसे नष्ट करना चाहता है। उसने वास्तव में उसे एक ऐसे सौंदर्य प्रसाधन का प्रचार करने दिया जो गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहा था। क्या मेरी बहन प्रसिद्धि के लिए इतनी लालायित है? कुछ वर्ष पूर्व इस सौंदर्य प्रसाधन द्वारा त्वचा को नष्ट करने के कई समाचार आए थे। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल नाम बदलकर जल तरंग रखने से उसका वह कलंकित इतिहास मिट जाएगा। विहान ने अपना सिर हिलाया। भले ही अब ये बात उजागर हो जाए कि वह अत्यंत घटिया और नियम विरुद्ध उत्पादों का प्रचार कर रही है, फिर भी जयंत पर लगा कलंक तो अब एक सच्चाई बन चुका है। आयशा का उस प्रतिष्ठान से धन लेना केवल उसके अभिलेखों में एक छोटा सा काला धब्बा होगा। इसकी परवाह कौन करेगा? नंदिनी के मस्तिष्क में पहले ही एक योजना आकार ले चुकी थी, और उसने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आयशा राजपूत हमारे प्रतिष्ठान को नष्ट करना चाहती है, परंतु हम देखेंगे कि क्या वह इसके योग्य भी है या नहीं। कुणाल, उचित है। मैं सबसे पहले धन का उपयोग करके इन समाचारों को दबाने का प्रबंध करता हूँ। नंदिनी खड़ी हो गई। विहान, कृपया उस जल तरंग प्रतिष्ठान के पिछले कुछ वर्षों के सभी विवरणों और सूचनाओं को एकत्रित करने में मेरी सहायता करो और वे मुझे यथाशीघ्र सौंप दो।
स्वीकृत। कार्यों का विभाजन करने के पश्चात उस समूह ने तुरंत अपनी योजना पर कार्य करना आरंभ कर दिया। सीधे प्रसारण में तीखे प्रश्न। यौन उत्पीड़न के इस समाचार के फैलने के पश्चात आयशा को विभिन्न संचार माध्यमों से कई आमंत्रण प्राप्त हुए। विराज कपूर की सहायता से उसकी लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। ठीक इसी क्षण आयशा राजपूत एक मनोरंजन कार्यक्रम चर्चा ही सर्वोपरि के सीधे प्रसारण में भाग ले रही थी। ग्रेटर दैन कुमारी राजपूत साम्राज्य मनोरंजन के कलाकार जयंत और आपके बीच घटी यौन उत्पीड़न की घटना के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? ग्रेटर दैन सहानुभूति का दिखावा और घड़ियाली अश्रु। उच्च गुणवत्ता वाले चित्रग्राहक यंत्रों कैमरों के समक्ष आयशा राजपूत कुछ थकी हुई सी प्रतीत हो रही थी, परंतु उसके हल्के श्रृंगार ने उसे अत्यंत दयनीय बना दिया था। उसका लंबा परिधान अलौकिक और सुंदर दोनों था, जिससे वह अत्यंत पवित्र और मासूम लग रही थी, और उसमें एक बौद्धिक सौंदर्य की झलक भी थी। एक अभिनेत्री के रूप में मैं इस जगत के ऐसे वातावरण से निराश और घृणा से भरी हूँ। यह मनोरंजन जगत सदैव से उत्तम रहा है, परंतु इन नीच लोगों ने इसे कलंकित कर दिया है। जयंत ने एक तरफा मेरा चुंबन लिया और मुझे धमकी दी कि यदि मैंने समझौता नहीं किया तो वह संस्था से कहकर मुझे दबा देगा और मुझे कोई भी भूमिका प्राप्त करने से रोक देगा। मैं केवल एक भूमिका के लिए अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती। दूरदर्शन के कार्यक्रम चर्चा ही सर्वोपरि में बैठी आयशा राजपूत अभी भी सिर झुकाए अपने अश्रु पोंछ रही थी, और उसके समीप बैठे सभी अतिथियों को उसके प्रति गहरी सहानुभूति हो रही थी। प्रस्तोता ने आह भरते हुए कहा, मैंने सुना है कि इस घटना में सम्मिलित पुरुष कलाकार जयंत साम्राज्य मनोरंजन नामक एक नई संस्था के प्रबंधन के अधीन है। क्या उन्होंने क्षमा मांगने और क्षतिपूर्ति की पेशकश करने के लिए अभी तक कुमारी राजपूत से संपर्क किया है? आयशा राजपूत ने अपने होठों को काटते हुए नकारात्मक रूप से सिर हिलाया। अभी तक नहीं, साम्राज्य के उच्च अधिकारियों की ओर से तो बिल्कुल भी नहीं। वह मेरी बहन है और मुझे नहीं पता कि इस घटना का हमारे बहन के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निसंदेह यदि मेरी बहन वास्तव में संस्था के कलाकारों को मनोरंजन जगत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की अनुमति देती है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। उसे इसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। आयशा राजपूत का पीला चेहरा, जिसमें हठ और दृढ़ता की झलक थी, दर्शकों की आंखों में अश्रु ले आया। रहस्योद्घाटन और एक बड़ा विवाद। आयशा राजपूत के शब्द किसी वज्रपात के समान थे, जिसने उपस्थित सभी दर्शकों को अचंभित कर दिया। प्रस्तोता अत्यधिक उत्साहित था। यह एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन था। साम्राज्य की सर्वोच्च अधिकारी वास्तव में नंदिनी राजपूत थी, वही अरबपति बहू जिसे संचार माध्यमों में कई बार दिखाया जा चुका था, एक साधारण कन्या जो अब धनवान बन चुकी थी। इस दौरान कार्यक्रम के दर्शकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और यह शीघ्र ही अंतर्जाल के सार्वजनिक मंच के सर्वाधिक चर्चित विषयों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया। तमाशबीनों ने इस घटना का उपहास उड़ाया, इसे चर्चा का एक मुख्य विषय बना दिया और इसे परिहास का साधन बना दिया। साम्राज्य पहली बार एक इतने बड़े विवाद में उलझ गया था। संकेत शब्द साम्राज्य मनोरंजन जगत से बाहर निकलो शीघ्र ही सबसे अधिक चर्चित विषय बन गया। हे ईश्वर, यह अत्यंत घृणित है। कुणाल अत्यधिक क्रोधित था। ये स्त्री वास्तव में स्वयं को प्रसिद्ध करने के लिए हमारा उपयोग कर रही है। वह इसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। हमने ऐसा क्या किया है कि यह स्त्री हमारा उपयोग आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में कर रही है? कोई बात नहीं, उसे कुछ दिन और ये दिखावा करने दो। क्या हमें तुम्हारे पति को यहाँ आने के लिए कहना चाहिए? विहान ने सुझाव दिया, परंतु नंदिनी राजपूत ने शांति से अपना सिर हिलाया। मैं इसे स्वयं संभाल सकती हूँ। मुझे उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रणवीर चौहान वास्तव में बिना किसी प्रयास के इन समस्याओं का समाधान उसके लिए कर सकता था, परंतु नंदिनी राजपूत अभी भी अपनी क्षमताओं को और निखारना चाहती थी। वह शेष जीवन के लिए उस पर निर्भर नहीं रह सकती। उचित है, मुझे तुम्हारी कार्यप्रणाली पर पूर्ण विश्वास है। विहान उसके विचारों को कैसे नहीं समझ पाता। उसे भय था कि यदि वह निरंतर रणवीर चौहान पर निर्भर रही तो जब वह उसके आसपास नहीं होगा तब वह स्वयं को असहाय अनुभव करेगी। उसकी सुरक्षा की भावना व्यवहारिक रूप से शून्य के समान थी। पति की प्रतीक्षा और मौन योजना। तुम्हारी पत्नी संकट में है और तुम अभी भी शांति से हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। लक्ष्य ने द्वार को धक्का देकर खोला और भीतर प्रवेश किया। इन समाचारों को देखो। यद्यपि तुम्हारी पत्नी स्वयं संकट में नहीं फंसी थी, परंतु अब वह पूरी तरह से इसमें उलझ चुकी है। जब वह भीतर आया था तब रणवीर चौहान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, परंतु वे शब्द सुनने के पश्चात उसे लगा कि कुछ अनुचित हुआ है। तुम अपने स्वयं के कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर मेरी पत्नी पर ध्यान क्यों दे रहे हो? लक्ष्य, तो क्या वह राजा से अधिक चिंतित रहने वाला मंत्री बन गया है? उसे शांत देखकर लक्ष्य उसकी मेज के चारों ओर घूमा। तुम जानते हो सब, फिर भी तुम चिंतित क्यों नहीं हो? मैं प्रतीक्षा करूंगा कि वह पहले मुझसे संपर्क करे। ये सुनकर लक्ष्य ने ध्यान दिया कि रणवीर चौहान का दूरभाष यंत्र अत्यंत स्पष्ट स्थान पर रखा हुआ था।
ओह, लक्ष्य समझ गया। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि उसकी पत्नी स्वयं उसके पास आए, परंतु न जाने क्यों उसे यह निरंतर अनुभव हो रहा था कि उसकी पत्नी उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगी। प्रतीक्षा और निराशा। लक्ष्य का अनुमान बिल्कुल सत्य था। विवाद सामने आने के पश्चात से रणवीर चौहान को नंदिनी राजपूत का कोई दूरभाष नहीं आया था। यद्यपि वह बाहर से अत्यंत शांत दिख रहा था, परंतु भीतर ही भीतर वह निस्संदेह निराश था। दोपहर से लेकर रात्रि तक उसका दूरभाष यंत्र उसकी मेज पर खामोशी से रखा रहा, उस व्यक्ति की प्रतीक्षा में जिसकी उसे प्रतीक्षा करनी थी। संध्या 6 बजे अंततः दूरभाष यंत्र की घंटी बजी। जब रणवीर चौहान ने अपने दूरभाष यंत्र के पटल पर नाम चमकता हुआ देखा तो उसकी आंखें खामोशी से धुंधली और गहरी हो गईं, उसकी काली पुतलियों में एक रहस्यमयी खतरे की चमक कौंध गई। क्या बात है? दूसरी ओर से आर्यन सिंघानिया की आवाज़ आई, तुम कहाँ हो? बेहतर होगा कि तुम मुझे तभी संपर्क करो जब तुम्हें वास्तव में कोई काम हो। हम इतने क्रोधित हो? आर्यन सिंघानिया की आवाज़ शांत थी और वह हंसा। मैं विशेष रूप से तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम्हारी पत्नी मनोरंजन जगत के एक प्रसिद्ध निर्देशक उस वयोवृद्ध विकास के साथ बैठक तय करने का प्रयास कर रही है। क्या बात है? तुम्हारी पत्नी तुमसे सहायता मांगने के स्थान पर किसी अन्य से सहायता मांगना अधिक पसंद करती है। आर्यन सिंघानिया का व्यंग्य जानबूझकर और स्पष्ट था। ईर्ष्या का पागलपन। क्या तुम्हें मेरी पत्नी में इतनी अधिक रुचि है? उसकी उंगलियों ने दूरभाष यंत्र को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि वह लगभग मुड़सा गया था। यद्यपि विकास का अपना एक स्वतंत्र समूह है, परंतु वह अभी भी मेरे प्रतिष्ठान के अधीन पंजीकृत है। भला मुझे ये कैसे ज्ञात नहीं होगा? आर्यन सिंघानिया ने इस ईर्ष्यालु व्यक्ति को उकसाने का दुस्साहस नहीं किया और धीरे से अपना स्पष्टीकरण जोड़ा। केवल इसलिए कि वह ईर्ष्या से भरा था, इस व्यक्ति ने आज जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी संस्था के पास से अपना वाहन निकाला और विराज कपूर को लगभग टक्कर मार ही दी थी। वह बहुत ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति के पास से गुजरा, जिससे वह आधा मृत्यु के समान भयभीत हो गया और फिर ऐसे वहां से चला गया मानो कुछ हुआ ही न हो। वह एक कुलीन और सभ्य युवक प्रतीत होता है, परंतु उस आवरण के नीचे एक जंगली पशु छिपा है। क्या ये विराज कपूर नंदिनी राजपूत का पूर्व प्रेमी है? आर्यन सिंघानिया उस समय वाहन में यात्री वाली जगह पर बैठा था और लगभग अपशब्द कहने ही वाला था। उसकी दृष्टि उसके रणवीर के प्रति और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गई थी। उसने ईर्ष्या के कारण किसी को टक्कर मार दी। कैसा पागल इंसान है वह व्यक्ति! विराज दुर्भाग्यशाली था, वह संयोग से नंदिनी राजपूत का पूर्व प्रेमी था। इस दंपत्ति की उपस्थिति के कारण उनका विवाह नहीं हो सका और उन्होंने पूरे मुंबई में स्वयं का बहुत बड़ा उपहास उड़ाया। इतना सब होने के पश्चात भी रणवीर चौहान का उन्हें क्षमा करने का कोई विचार नहीं था। जैसी की अपेक्षा थी, रणवीर चौहान ने तुरंत ही दूरभाष यंत्र काट दिया। अनकहे रहस्य और अविश्वास। इस बार लक्ष्य ने भी उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और खामोशी से अपने गर्म पे का एक घूंट लिया। वह जानता था कि रणवीर चौहान को सबसे अधिक क्रोध इस बात पर नहीं था कि नंदिनी राजपूत ने सहायता के लिए उसे नहीं पुकारा, बल्कि उसकी खामोश और उदासीन प्रवृत्ति पर था। सहायिका आए, उसने पे का एक प्याला नीचे रखा और फिर शांति से वहां से चली गई। वह अपने अधिकारी से निकलने वाले उस दमघोंटू और भयानक वातावरण को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकती थी और शांत हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे अपने अधिकारी को इस अवस्था में देखे हुए बहुत समय हो गया था। रणवीर, इतनी छोटी सी बात पर अपनी पत्नी से क्रोधित मत हो। शायद यह उसका स्वभाव ही है। वह तुमसे अनुग्रह नहीं मांगेगी, भले ही तुम उसके पति हो। ग्रेटर दैन, तुम उसे नहीं समझते। रणवीर चौहान अचानक खड़ा हो गया। उसका स्वर उदासीन था, उसका पूरा व्यवहार अवास्तविक लग रहा था। वह मुझसे सहायता इसलिए नहीं मांगती क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। उसे यह विश्वास नहीं है कि मैं उसके लिए एक बेहतर संसार का निर्माण करूंगा। ग्रेटर दैन, उसे उसके अविश्वास से घृणा थी। तुम्हें सदैव यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि नंदिनी तुम्हारे साथ पूरी तरह से ईमानदार रहे और तुम पर पूर्ण विश्वास करे। लक्ष्य खड़ा हो गया, सोच में डूबते हुए आह भरते हुए बोला, आखिरकार तुमने स्वयं भी तो उससे कुछ बातें छिपाई हैं, है ना? लक्ष्य के शब्दों ने वहां के वातावरण को अत्यंत तनावपूर्ण बना दिया। कुछ बातें केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाती क्योंकि उनका उल्लेख नहीं किया जाता। रणवीर चौहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोलना बंद कर दिया। निर्देशक विकास से भेंट। निर्देशक विकास को वास्तव में यह अपेक्षा नहीं थी कि साम्राज्य के उच्च अधिकारी उन्हें व्यापारिक चर्चा के लिए बाहर आमंत्रित करेंगे। ये कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जिसकी उन्हें अपेक्षा तो थी, परंतु यह अप्रत्याशित भी था। आखिरकार उन्होंने ही जयंत की भूमिका तय की थी और अब उन्होंने मूल रूप से द्वितीय नायक को बदलने का निर्णय ले लिया था। निर्देशक का अहंकार और तिरस्कार। निर्देशक विकास को अभी भी यह बात थोड़ी असहज लग रही थी कि एक स्त्री ने उन्हें व्यापारिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। सामान्य रूप से देखा जाए तो किसी भी प्रतिष्ठान के प्रभारी व्यक्ति में कुछ विशेष कौशल होने आवश्यक हैं, परंतु दूसरा पक्ष वास्तव में एक स्त्री थी। सत्य कहा जाए तो, उन्होंने इसे अधिक महत्व नहीं दिया था। महोदय, क्या मैं उन्हें भीतर भेज दूं? रणवीर चौहान ने पूछा। हाँ,
मैं उनसे नहीं मिलूंगा, उनसे कहो कि वे यहाँ से चली जाएं। निर्देशक विकास का रवैया अत्यंत दृढ़ था और उनका पहले से ही खराब रहने वाला स्वभाव और अधिक उग्र हो गया था। झूठे लांछनों और विवादों में उलझे किसी पुरुष कलाकार पर समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। तो मैं इसे रद्द कर देता हूँ। सहायक ने सहमति में सिर हिलाया, मुड़ा और वहां से चला गया। निर्देशक विकास खड़े हुए, उन्होंने अपने पास आलस्य से बैठे उस व्यक्ति की ओर तिरछी दृष्टि से देखा और उपहास करते हुए कहा, अरे जतिन भाई, हमारे बड़े सितारे, क्या आज तुम अपने कार्यक्रम से चूक गए हो? तुम यहाँ मेरे साथ बैठकर क्या कर रहे हो? उस युवक के केश बहुत ही सलीके से संवारे गए थे और उसके असाधारण रूप से आकर्षक नयन नक्श लगभग किसी जादुई व्यक्तित्व वाले प्रतीत हो रहे थे। उसके साधारण परिधान ने उसके लंबे और छरहरे शरीर को और भी अधिक निखार दिया था। आज अवकाश लिया है? जतिन ने सिर हिलाया, उसकी दृष्टि उन पर से गुजरी। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, शायद कोई स्त्री। साम्राज्य संस्था के उच्च अधिकारी संभवतः अपनी संस्था और कलाकार जयंत से जुड़े इस विवाद के कारण मुझे उस पुरुष कलाकार को आगे भी अपनी भूमिका में बनाए रखने के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जतिन ने सिर हिलाया, उसने स्पष्ट रूप से आज प्रातः ही समाचार देखे थे। उसकी संक्षिप्त टिप्पणी अत्यंत ठंडी और चुभने वाली थी। मूर्ख लोग झूठे लांछनों में फंसाए जाने के ही योग्य होते हैं। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मनोरंजन जगत जैसे स्थान पर, चाहे वह कोई वास्तविक घटना हो या कोई सुनियोजित षड्यंत्र, मूर्ख शब्द से बचना असंभव है। प्रशिक्षण के परिणाम और एक अप्रत्याशित खोज। निर्देशक विकास, श्रीमती शालिनी ने मुझे यह आपको दिखाने के लिए कहा है। जैसे ही विकास नीचे बैठे, उनके सहायक ने उन्हें कुछ और सामग्री और दृश्य श्रव्य चक्रिकाएं सीडी सौंप दी। ये निर्देशन के प्रशिक्षण वर्ग से प्रस्तुत किए गए कुछ लघु चलचित्र हैं, उनके प्रशिक्षण के परिणाम। श्रीमती शालिनी ने मुझसे कहा है कि मैं ये आपको दिखाऊं ताकि आप देख सकें कि क्या इनमें से कोई होनहार प्रतिभा है। उचित है, तुम इसे यहाँ रख सकते हो। निर्देशक विकास अभी निर्देशन प्रशिक्षण वर्ग पर ध्यान देने की मनोदशा में नहीं थे, इसलिए उन्होंने लापरवाही से उसे नीचे रख दिया और उनका सहायक शीघ्रता से बाहर चला गया। जतिन, मैंने तुम्हारे प्रबंधक से सुना है कि तुम हाल ही में अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, जतिन ने अनमने ढंग से उत्तर दिया। स्पष्ट रूप से वह और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था। मैं बस इन सभी कठिनाइयों से बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा विश्राम करना और नई ऊर्जा प्राप्त करना चाहता हूँ। निर्देशक विकास ने सिर हिलाया, उनकी जेब में रखा उनका दूरभाष यंत्र बजने लगा। उन्होंने पटल स्क्रीन पर देखा, जतिन की ओर सिर हिलाया और दूरभाष का उत्तर देने के लिए बाहर चले गए। एक प्रतिभा का उदय और स्तब्ध निर्देशक। जब वे कई दहाई मिनटों के पश्चात वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके संगणक कंप्यूटर पर एक चलचित्र चल रहा था। जतिन ने ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी ऊब मिटाने और समय व्यतीत करने के लिए वे चक्रिकाएं संगणक पर चला दी थीं। इनमें ऐसा क्या विशेष है? इससे तो अच्छा था कि तुम अपना सार्वजनिक मंच देखते या कुछ अन्य चलचित्र देख लेते, निर्देशक विकास ने कहा, परंतु तभी उन्होंने ध्यान दिया कि जतिन पूरी तरह से सम्मोहित लग रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद नहीं था, वह एक लघु चलचित्र में पूरी तरह से खो गया था। निर्देशक विकास जानते थे कि जतिन में एक ऐसे युवक की विशेषता है जो केवल रोमांचक चलचित्र देखता है और कभी इस तरह के उबाऊ वृत्तचित्र नहीं देखता। परंतु इस समय उन्होंने अपनी दृष्टि हटाई और फिर अपना ध्यान वापस संगणक के पटल पर केंद्रित किया। वे भी उसे देखने लगे। ये वास्तव में एक बहुत ही साधारण वृत्तचित्र था, परंतु इसके निर्माता के अत्यंत चतुर संपादन और अपरंपरागत विचारों ने कथानक के उन सभी अनावश्यक और उबाऊ भागों को पूरी तरह से हटा दिया था, जिसने पूरे लघु चलचित्र को अत्यंत आकर्षक बना दिया था। निर्देशक विकास का दूरभाष यंत्र ऐसे ही उनके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गया। यह अत्यंत अद्भुत है। कौशल का ये स्तर निर्देशन के जगत में निश्चित रूप से किसी प्रतिभाशाली मस्तिष्क का ही हो सकता है। ये कार्य किसने प्रस्तुत किया है? प्रतीत होता है कि यह नंदिनी राजपूत का कार्य है। जतिन ने चक्रिका के पिछले हिस्से पर लिखे नाम की ओर देखा और वह भी स्तब्ध रह गया। उसे तनिक भी अपेक्षा नहीं थी कि यह किसी स्त्री का कार्य होगा। ये नाम अत्यंत स्त्री सुलभ प्रतीत हो रहा था और यह कुछ जाना पहचाना सा भी लग रहा था। नाम का प्रभाव और एक अप्रत्याशित निर्णय। ये नाम सुनकर निर्देशक विकास ठिठक गए। उनकी विचारमग्न दृष्टि उस सूची पर जा टिकी। वहां नंदिनी राजपूत का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित था। वह इतने भी अनजान नहीं थे कि उन्हें साम्राज्य संस्था के उच्च अधिकारियों के नाम भी ज्ञात न हों। नंदिनी राजपूत, क्या तुम आज रात्रि को खाली हो? निर्देशक विकास ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए संगणक से नंदिनी राजपूत के नाम वाली वह दृश्य श्रव्य चक्रिका निकाली और जतिन से पूछा। उस एक विशेष व्यक्ति को छोड़कर उन्होंने बहुत लंबे समय से किसी निर्देशक की ऐसी उत्कृष्ट शैली नहीं देखी थी। जब उस व्यक्ति ने एक महान सितारे से एक निर्देशक के रूप में अपना मार्ग बदला था तो सभी ने उसे वापस गीत लिखने और गाने का परामर्श दिया था और उसे अनगिनत उपहासों का सामना करना पड़ा था।
परंतु उसके प्रथम चलचित्र ने, जिसने 90 करोड़ की अभूतपूर्व कमाई की और सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की, उस सारे उपहास को पूरी तरह से खंडित कर दिया और संपूर्ण चलचित्र जगत को अचंभित कर दिया था। वह चलचित्र अपनी संपादन तकनीकों में विशेष रूप से उत्कृष्ट था और निर्माण के पश्चात का कार्य भी अत्यंत शानदार था, जो उस व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति भी थी। नंदिनी राजपूत के कार्यों ने उन्हें बिल्कुल वैसा ही अनुभव कराया। आप क्या चाहते हैं? जाओ और साम्राज्य संस्था के उच्च अधिकारियों से भेंट करो। ये सुनकर जतिन आश्चर्य से पलकें झपकाते हुए मुड़ा। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप उन लोगों से दूर ही रहेंगे और उन्हें यहाँ से भगा देंगे? मैंने अपना विचार बदल लिया है। मैं कुमारी राजपूत से भेंट करना चाहूँगा। निर्देशक विकास को अब थोड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा था, ये स्मरण करते हुए कि कैसे उन्होंने अभी अभी साम्राज्य के लोगों पर अकारण ही क्रोध व्यक्त किया था। जतिन का रूप और आकर्षण अद्वितीय है। यदि वह इस मामले में मध्यस्थता करे तो संभवतः अधिक उचित होगा। आखिरकार वह इस मनोरंजन जगत का सबसे लोकप्रिय पुरुष सितारा है और उन्हें विश्वास था कि नंदिनी राजपूत निश्चित रूप से उसका मान रखेगी। उद्धरण चिन्ह स्मरण रहे, मुझ पर आपका एक ऋण होगा। जतिन जानता था कि निर्देशक विकास क्या सोच रहे थे और उसे स्वयं भी नंदिनी राजपूत में कुछ रुचि उत्पन्न हो गई थी, इसलिए उसने सरलता से अपनी सहमति दे दी। एक वार्तालाप और विस्मृत अतीत। जतिन ने अपना दूरभाष यंत्र निकाला और एक संपर्क जोड़ा। उसने अपने सूत्रों के माध्यम से नंदिनी राजपूत का व्यक्तिगत संपर्क सूत्र प्राप्त किया और फिर उसे मिलाया। प्रणाम, क्या मेरी बात कुमारी राजपूत से हो रही है? जब नंदिनी के दूरभाष यंत्र के दूसरी ओर से वह अत्यंत आकर्षक और मादक आवाज आई तो वह स्तब्ध रह गई। वह आवाज बिल्कुल जतिन के समान प्रतीत हो रही थी। जी हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? मैं जतिन हूँ। जतिन। नंदिनी राजपूत, जो निर्देशक विकास के दूरभाष की प्रतीक्षा कर रही थी, लगभग समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा था। निर्देशक विकास के स्थान पर उसके आदर्श सितारे ने उसे संपर्क किया था। नंदिनी को पहली बार जतिन से इतने निकट से वार्तालाप करने पर एक सूक्ष्म सी उत्तेजना का अनुभव हुआ। तो आप श्रीमान जतिन हैं? क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने किस प्रयोजन से संपर्क किया है? जब जतिन ने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी तो न जाने क्यों उसे एक अजीब सी आत्मीयता का अनुभव हुआ। उसी क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई बात उसके मस्तिष्क में कौंध गई हो और एक प्राचीन, अत्यंत स्पष्ट कन्या की आवाज़ गूंज उठी। वे यादें जिन्हें वह धुंधली समझता था, एक बार फिर उसके मस्तिष्क में उभर आईं। ग्रेटर दैन जतिन, तुमने अपना नाम जतिन ही क्यों चुना? ग्रेटर दैन, क्योंकि यह अंधकार का समय है और अंधकार के पार देखना असंभव है। और चूंकि तुम इसके पार नहीं देख सकते, इसलिए किसी को यह ज्ञात नहीं होता कि तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाए। ग्रेटर दैन, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें फिर कभी पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। ग्रेटर दैन, विचित्र स्वभाव और एक नई भेंट। वह अपनी स्मृतियों में इतना खो गया था कि उसने सुना ही नहीं कि नंदिनी ने क्या कहा। नंदिनी को दूरभाष यंत्र के दूसरी ओर से कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी, परंतु वह किसी के श्वास लेने की आवाज़ हल्की हल्की सुन सकती थी। उसे यह अत्यंत विचित्र लगा। श्रीमान जतिन, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? 2 बार दोहराने के पश्चात अंततः जतिन अपनी उस तंद्रा से बाहर आया। उसकी आवाज़, जो अभी तक सामान्य थी, अचानक ठंडी पड़ गई। मैं यहाँ हूँ। मुझे क्षमा करें कुमारी राजपूत, मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए आपकी बात सुन नहीं पाया। अब सब ठीक है। वैसे आपका प्रतिष्ठान किस क्षेत्र में स्थित है? नंदिनी। उसने इतने सहज ढंग से क्षमा मांगी थी कि वह और क्या कह सकती थी। क्या आप सदैव निर्देशक विकास से भेंट नहीं करना चाहती थीं? अब निर्देशक विकास और मैं आपसे भेंट करने आ रहे हैं। सज्जित हो जाए, तैयार हो जाए। जतिन ने इतना कहा और फिर दूरभाष यंत्र काट दिया। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी अपने कटे हुए दूरभाष यंत्र को पकड़े खड़ी रही और उसके होठों पर एक हल्की सी कंपन हुई। मनोरंजन जगत के इस सबसे बड़े सितारे का स्वभाव सच में अत्यंत विचित्र प्रतीत होता है। एक अजीबोगरीब मित्र और शून्यता का एहसास। हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। दूरभाष काटने के पश्चात नंदिनी राजपूत ने अपना संदेशवाहक ऐप खोला और पाया कि किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसे मित्र सूची में जोड़ा है। ये निसंदेह जतिन ही था। जतिन का चित्र, प्रोफाइल पिक्चर, एक मासूम सी दिखने वाली बिल्ली का था और उसका नाम, दोपहर का आलस्य, शून्यता और एकाकीपन लिखा था। उद्धरण चिन्ह। यदि मासूम चित्र जतिन की उस रूखी और गंभीर छवि से मेल नहीं खाते थे तो कई वर्ष पूर्व प्रसिद्ध रहे इस प्रकार के अजीब नाम ने उसे और भी अधिक अचंभित कर दिया था। क्या वह आधुनिक नहीं है, या वह कोई विचित्र प्राणी है? इन अजीब और अप्रचलित ऑनलाइन नामों को देखकर नंदिनी को वह युग याद आ गया जब इस तरह के अजीबोगरीब चलन का बोलबाला था और उसके होंठ अनायास ही फड़क उठे। उसे ये थोड़ा हास्यास्पद लगा। सार्वजनिक रूप से जतिन सदैव एक ठंडी और एकांतप्रिय छवि प्रस्तुत करता है, परंतु किसने सोचा होगा कि वह भीतर से ऐसा होगा। खैर, क्या इसे एक गुप्त रूप से विक्षिप्त व्यक्ति माना जा सकता है?
अत्यधिक थकी होने के पश्चात भी नंदिनी ने मित्र अनुरोध को स्वीकार किया और संदेश के माध्यम से उसे अपने प्रतिष्ठान साम्राज्य का पता भेज दिया। दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए नंदिनी ने अनुमान लगाया कि उसने इसे देख लिया होगा और अपना दूरभाष यंत्र रख दिया। विनाश की तैयारी और कुणाल का क्रोध। विहान उस घटिया और निम्न स्तर के सौंदर्य प्रसाधन प्रतिष्ठान जल तरंग के विवरण एकत्रित करने का कार्य कैसा चल रहा है जिसका प्रचार आयशा राजपूत कर रही है। विहान के हाथ कुंजी पटल कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। ये लगभग पूरा हो गया है। भले ही हम उसके लांछनों को अभी उजागर कर दें, उसके अतीत के ये काले कारनामे उसे बर्बाद करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। इन घटिया और नकली उत्पादों का प्रचार करके आयशा राजपूत निश्चित रूप से उस सारी सहानुभूति और प्रसिद्धि को नष्ट कर देगी जो उसने अब तक बटोरी है। ये सब विपत्ति को स्वयं आमंत्रण देने के कारण है। अब उन्हें उजागर करना उचित है। आयशा और कपूर मनोरंजन हाल ही में सफलता के शिखर पर हैं, जिन्हें संचार माध्यमों से अनगिनत साक्षात्कार और समाचार प्राप्त हो रहे हैं। उनका प्रचार पहले की तुलना में कई गुना अधिक है, जो लगभग उन लोकप्रिय युवा अभिनेत्रियों के बराबर है। अब जबकि वह इतने सारे संचार माध्यमों के समक्ष ये बकवास कर रही है, मुझे लगता है कि हमारी संस्था के कई नए कलाकार यहाँ से जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। इस समय साम्राज्य और नंदिनी व्यवहारिक रूप से तूफान की चपेट में थे। कुणाल अब आयशा का नाम सुनते ही क्रोध से फटने लगता था। ये स्त्री प्रसिद्धि पाने के लिए सच में अत्यंत क्रूर है, जो सीधे तौर पर साम्राज्य को अपनी सीढ़ी के रूप में उपयोग कर रही है। हमें अभी यह करने की आवश्यकता नहीं है, यह उचित समय नहीं है। नंदिनी कुणाल की तुलना में बहुत शांत थी। वह भी जितनी अधिक आत्मसंतुष्ट है, गिरने पर उसे उतनी ही अधिक पीड़ा होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कुणाल अब लगभग धैर्य खो चुका था। देविका की धमकी और नंदिनी का पलटवार। जतिन के पहुंचने से पूर्व ही नंदिनी को एक अज्ञात नंबर से व्यक्तिगत दूरभाष आया। तुम कहाँ हो? देविका राजपूत की आवाज़ सुनते ही नंदिनी को अगले ही पल दूरभाष काटने की तीव्र इच्छा हुई। देविका जानती थी कि नंदिनी उसे नापसंद करती है, इसलिए उसने शीघ्रता से कहा, मैं मनोरंजन जगत में तुम्हारी बहन के इस मामले को तुम्हारे विरुद्ध नहीं ले जाऊंगी। तुम्हें तुरंत एक वक्तव्य जारी करना चाहिए, जैसे कोई प्रेस वार्ता आयोजित करना, और जनता तथा तुम्हारी बहन से क्षमा मांगनी चाहिए। अन्यथा मैं आयशा के साथ हो रहे इस अन्याय को सहन नहीं करूंगी। आयशा का भी यही विचार था, नंदिनी से क्षमा मंगवाना और क्षतिपूर्ति के लिए बातचीत करना। इससे न केवल उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी बल्कि सारा दोष भी नंदिनी पर आ जाएगा। एक संपन्न परिवार की बहू के लिए प्रतिष्ठा का अत्यधिक महत्व होता है। अतीत में क्या वह नंदिनी की प्रतिष्ठा को नष्ट करके ही इस मुकाम तक नहीं पहुंची थी? देविका राजपूत, क्षमा मुझे नहीं मांगनी चाहिए। मैं वास्तव में एक प्रेस वार्ता आयोजित करूंगी, इसलिए कृपया मेरी बहन के साथ उसकी प्रतीक्षा करें। मुझे विश्वास है कि मेरी बहन इससे बहुत संतुष्ट होगी। आयशा राजपूत को इस मामले से बहुत लाभ हुआ है और अब वे चाहती हैं कि वह सभी के सामने सिर झुकाए। वे बस अपने लिए मुसीबत को बुलावा दे रही हैं। देविका नंदिनी की आवाज़ में छिपे उस व्यंग्य को कैसे नहीं सुन सकती थी। वह उससे उत्तर मांगने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि नंदिनी ने दूरभाष काट दिया है। जब उसने वापस संपर्क किया तो दूसरे पक्ष ने उसे पूरी तरह से अवरुद्ध ब्लॉक कर दिया था। क्या यह आयशा राजपूत थी? विहान ने पूछा।